नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री हब 2.0 बाय सुनील सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बार पुनः वैदिक काल के एक प्रश्नोत्तरी लेकर मैं आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाए भी, इस बात का विशेष ध्यान रखें भी, क्योंकि आगे भी ये क्लास चलती रहेंगी, ऐसी प्रश्नोत्तरियां और भी आती रहेंगी। तो उन क्लासों से भी आप वंचित ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगामी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है। हमें बताना है, एक तरफ संहिताएं दी हुई है और दूसरी तरफ उनके ब्राह्मण ग्रंथ बताए गए हैं। तो कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, असुमेलित है। ऋग्वेद, कौशिकी, सामवेद, अद्वैत, कृष्ण यजुर्वेद, शतपथ और अथर्ववेद, गोप। तो ऋग्वेद का कौशिकी है, बिल्कुल सही है। सामवेद बिल्कुल सही है। अथर्ववेद वाला भी सही है। जो सही नहीं है ना, वो है कृष्ण यजुर्वेद, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वो कौन सा है, तैत्रीय ब्राह्मण है भी। कौन सा है, तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ है इनका, तैत्रीय ब्राह्मण। और शतपथ जो है ना, ये शुक्ल यजुर्वेद का क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें कहीं ना कहीं हमें ऋग्वेद को भी क्या है, साथ में पढ़ने को मिलता है। तो सही आंसर क्या रहेगा, तीसरा, जो सुमेलित नहीं है, कृष्ण यजुर्वेद है। इसका जो सही जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ को माना जाता है। तो याद रहेगा। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर थर्ड, 3 नंबर आंसर है जो भी। नेक्स्ट, अगला दूसरा क्वेश्चन देखें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल का विभेदक लक्षण है। वैदिक और उत्तर वैदिक हम दो पार्ट में पढ़ते हैं वैदिक काल को। तो उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल, इन दोनों को जो विभाजन करने वाला है वो सेंटेंस या वो वाक्य कौन सा है। पहला, आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार, धातु का प्रयोग, सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं का उदय, या साम्राज्यों का आविर्भाव। हाँ जी, बताइए, कमेंट करके बताते जाइएगा कि क्या है इसका सही आंसर भी। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा विशाद के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो सही आंसर जो है वो है आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार। क्योंकि हम जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो तब हम गंगा, ये कृष्णा, कावेरी नदियां, यहां तक हम सीमित रहते हैं। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो हमने देखा कि आर्यों का जो विस्तार है वो सदानीरा और गंडक नदी तक क्या है, हो गया था। तो इसलिए आर्यों का पूर्व की ओर क्या है, विस्तार है, वो इस विवेदिक का क्या माना जाता है, मुख्य लक्षण माना जाता है। तो याद रहेगा, पहला, आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार। हाँ जी, नेक्स्ट दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन, हाँ जी, विदेत माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रवर्जन का कथानक निम्नलिखित किसमें उल्लेखित है। ऐत्रेय ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, या गोपद ब्राह्मण। हाँ जी, बताइए किसमें है भी इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो है शतपथ ब्राह्मण में है भी इसका उल्लेख जो है वो किसमें है, शतपथ ब्राह्मण जो है ना, उसमें इन दोनों कथानक चीज से हमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। क्योंकि शतपथ ब्राह्मण जो है ना, वो ऋग्वेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ है, और ये ऋग्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और शतपथ ब्राह्मण को तो लघु वेद भी कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है, लघु वेद भी कहा जाता है। और हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से जल प्लावन की जानकारी भी मिलती है, जल प्लावन की जानकारी मिलती है। ये भी ध्यान रखें भी, किस ब्राह्मण ग्रंथ से हमें जल प्लावन की जानकारी मिलती है, शतपथ ब्राह्मण से। किसे लघु वेद कहा जाता है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को कहा जाता है। ऋग्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण को ही माना जाता है, जहां से हमें विदेक विदेक माधव और पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रवर्तन का कथानक क्या है, हमें जानकारी या निम्नलिखित उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन। हाँ जी, चौथा क्वेश्चन, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसमें 10 राजाओं का युद्ध में 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंधित
है। मतलब राजा जो सुदास थे, उन सुदास का संबंध कौन से कबीले से है? क्योंकि हमने 5 आर्य कबीले पढ़े थे, यदु, तुर्वस, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? त्रित्सु, द्रोहात, अनु, ये सारे। तो राजा जो सुदास से, जिन्होंने 10 राजाओं के विरुद्ध युद्ध लड़ा, उनका जो जन या उनका जो कबीला है वो कौन सा है, हमें बताना है। यदु, त्रित्सु, अनु या द्रोहातु? हाँ जी, बताइए। तो इसका सही आंसर है त्रित्सु। कौन सा है? त्रित्सु। इसी को ही भरत कहा जाता है भी। त्रित्सु को ही हम भरत के नाम से जानते हैं भी। और भरत के राजा सुदास, जिन्होंने 10 राज्य युद्ध किया था, 10 राज्य युद्ध किया था 10 राजाओं के विरुद्ध, तो याद रहे त्रित्सु। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, 5 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 5 नंबर महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण मान लो, चाहे परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है रिपीट भी हो जाए, कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो सकता है ये, कि एशिया माइनर के बोगस कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का जो है में निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख है। बोगस कोई अभिलेख में हमारे वैदिक काल के कौन से देवताओं का उल्लेख है, हमें यह बताना है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इंद्र, मित्र, घोष, नासत्य, इंद्र, वरुण, मित्र एवं अग्नि, या इंद्र, वरुण, अग्नि व सूर्य। 4 में से एक अंश काम करेगा, और 4 देवता ऐसे हैं जिनका उल्लेख हमें बोगस कोई अभिलेख में मिलता है, जो 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। तुर्की जो साम्राज्य था, या हम कहें जो एशिया माइनर है, उन क्षेत्र से हमें इस अभिलेख की क्या है, जानकारी मिलती है भी हमारे को। तो इसमें जो सही आंसर है वो है इंद्र, मित्र, वरुण व नासत्य। इनकी हमें जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि मिताही, ये एक आपके मितानी और हिति, क्या है? मितानी व हिति, इन दोनों के बीच में जो संधि हुई थी, वो संधि हमारे वैदिक काल के देवताओं को साक्षी मानकर ही हुई थी। इसलिए इन चारों देवताओं का उल्लेख हमें बोगस कोई अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? बोगस कोई अभिलेख से मिलता है भी। यहां से याद रहेगा भी ये तो पूरा का पूरा। हाँ जी, तो एशिया माइनर के बोगस कोई अभिलेख जो है, उनसे हमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य नामक 4 वैदिक देवताओं का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। चलिए भी नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए भी। ऋग्वेदिक काल में निष्क जो है किसकी इकाई थी? भूमि, मूल्य, स्वर्ण और रजत। हाँ जी, बताइए किसकी इकाई थी? तो ये इकाई थी मूल्य की। किसकी इकाई थी? मूल्य। मूल्य जो है ना, वो ऋग्वेदिक काल के अंदर निष्क के नाम से जानते हैं। निष्क नाम दिया गया है उसके लिए। क्या नाम दिया गया है? निष्क। तो सही आंसर क्या रहेगा? 2 नंबर आंसर रहेगा भी। हम नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब हमें बताना है 1 नंबर सूची को 2 नंबर सूची सुमेलित करना है, कि कौन कौन से दर्शन किन किन से मैच करते हैं, इनके प्रवक्ता कौन कौन है इनके। न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा। और एक तरफ दिया हुआ है जैमिनी, पतंजलि, कपिल और गौतम। तो न्याय का देखें तो न्याय गौतम, सॉरी, हाँ जी, न्याय, न्याय का कौन है? गौतम। ठीक है भी। सांख्य का कपिल है भी। और योग, योग पतंजलि से संबंधित है। और पूर्व मीमांसा जैमिनी। तो सही आंसर क्या रहेगा? डी। डी के बाद सी, बी और ए। डी, सी, बी, ए, अर्थात उल्टा हो जाएगा क्रम। बस इधर वाले कंप्लीट नीचे, न्याय का संबंध गौतम से, सांख्य का संबंध कपिल से, योग पतंजलि से संबंधित है, और पूर्व मीमांसा जैमिनी से है। तो सही आंसर रहेगा डी, सी, बी, ए। तो इनका सही आंसर हम देखें, ये अगली पीपीटी में अगले पेज पर है भी। तो डी, सी, बी, ए। अच्छा, ये पहले के अंदर ही है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? हमारा पहला ही रहेगा भी, डी, सी, बी, ए। तो सही आंसर पहला। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन,
प्रजापति की पुत्रियों के नाम हैं, हाँ जी, प्रजापति गौतमी या प्रजापति, अथर्ववेद से हमें प्रजापति की दो पुत्रियों के नाम मिलते हैं भी, उषा अदिति, सभा व समिति, घोषा व अपाला, उमा या सरस्वती। हाँ जी, बताइए कौन सा रहेगा सही आंसर? सही आंसर क्या रहेगा इसका? इसका सही आंसर रहेगा सभा और समिति, क्योंकि अथर्ववेद में, किस वेद में? अथर्ववेद में, अथर्ववेद में हमें प्रजापति की पुत्रियों का ज्ञान होता है। कितनी? दो पुत्रियों के बारे में जानकारी मिलती है, एक का नाम सभा बताया गया है और दूसरे का नाम समिति। सभा ऋग्वेद के अंदर कितनी बार उल्लेख? 8 बार, समिति 9 बार। ये भी याद रखना साथ के साथ में कि अथर्ववेद से हमें प्रजापति की दो पुत्रियों की जानकारी मिलती है, लेकिन सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है और समिति का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 9 बार हुआ है। तो सही आंसर 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी था। ऋग्वेद काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी, तो पुरोहित, ग्रामीण, वराजपति या सेनानी? तो सही आंसर है पुरोहित, क्योंकि पुरोहित राजा का सबसे अच्छा मित्र बताया जाता है वैदिक काल के अंदर। वो उसमें मित्र की तरह भी काम करता था, युद्ध स्थल में राजा के साथ भी जाता था, किसी समस्या के निदान के लिए राजा को सलाह भी देता था, पद प्रदर्शक भी था, शिक्षक भी था, तो सारे काम करता था पुरोहित जो है भी। तो वैदिक काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी कौन हो गया? पुरोहित। पुरोहित का आदर भाव मान सम्मान भी खूब था भी, राजा पुरोहित की बात को माना भी करते थे, जैसा पुरोहित बोलते थे राजा वैसे ही किया करते थे भी। तो ये भी ध्यान रहे, इसलिए मुख्य पदाधिकारी या राजकीय पदाधिकारी था वो कौन था? पुरोहित था भी। और ये राजपति है ना, ये गोचर भूमि का अधिकारी है भी, ये भी याद कर लेना, गोचर भूमि का अधिकारी। कौन सी भूमि? गोचर भूमि का जो मुखिया है वो ब्राजपति कहलाता है। ब्राजपति है, वैसे बै आता है ब्राजपति, क्या है? ब्राजपति है भी वो। तो याद रहेगा 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर पुरोहित। हाँ जी, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, तैत्तिरीय आरण्यक, बृहदारण्यक को उपनिषद या मुंडको उपनिषद? बहुत ही इजी और बेहद सरल प्रश्न जो हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि सत्यमेव जयते हमारे राष्ट्र का आदर्श वाक्य है भी, ये हमारे भारत का आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य कौन सा? सत्यमेव जयते। तो ये कहां से मिला? ये मिला हमें मुंडको उपनिषद। कहां से मिलता है ये? हमें मुंडको उपनिषद से हमें मिलता है भी। और मुंडको उपनिषद के अंदर तो एक बात और भी लिखी हुई है कि यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, टूटी नाव से की गई है। तो याद रहे, मुंडको उपनिषद से हमें सत्यमेव जयते जो हमारे राष्ट्र का आदर्श वाक्य है वो भी हमें मुंडको उपनिषद से मिलता है, और यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। अगर ये भी प्रश्न कल को कोई पूछे हमसे तो ये किस उपनिषद से है? तो मुंडको उपनिषद से है। किससे है ये? मुंडको उपनिषद से मानी जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं? धर्मसूत्र, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ या संहिताएं? बताइए भी, संवाद शैली के अंदर लिखे हुए ग्रंथ कौन से हैं? तो वो है उपनिषद। कौन से हैं? उपनिषद। टोटल कितने हैं? 108, और 12 को क्या माना गया है? प्रमाणिक माना गया है भी। इसके अंदर भी 12 को क्या है? प्रमाणिक माना गया है। इसमें सबसे अंत है उपनिषद, सबसे अंतिम रचना जो है उपनिषद की है यहां पर भी। नेक्स्ट, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है भी? ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त जो है वो मिलता है? वो है 10वां मंडल में। कौन सा है? 10वां मंडल है भी। 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? तो 10वें मंडल में मिलता है भी हमें। कौन से मंडल में मिलता है? 10वें। नासिदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, ये सारे के सारे कहां से मिलते हैं? हमें 10वें मंडल में ही मिलते हैं, क्योंकि ऋग्वेद का सबसे बड़ा
कोई मंडल है तो वो कौन सा है, 10वां ही है अभी। और सबसे छोटा है वो कौन सा है, दूसरा। ऋग्वेद का दूसरा मंडल सबसे छोटा है, 10वां मंडल सबसे बड़ा है और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। 7वां मंडल सबसे क्या है, प्राचीन मंडल माना जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कुल कितने मंडल है, 10 है। और 1028 उसमें क्या है, सूक्त है। 1028 उसमें क्या है, सूक्त है भी। याद रहेगा हमारे। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है। ये जो आर्य है ना, ये आर्य ये किस चीज को संबोधित करता है, किस शब्द के लिए बना है, जाति के लिए, व्यवसाय के लिए, धर्म के लिए या गुण के लिए। ये प्रश्न आप बताएं भी, बेहद ही इजी और आपके बार बार पढ़े हुए शब्द हैं ये। तो आप बताएं कमेंट करके जरूर इसको कि ऋग्वेद में जो आर्य शब्द है वो किसका वाचक है, बताइए भी। तो ऋग्वेद में जो आर्य है ना, ये गुण है, गुण को ही माना गया है आर्य। किस शब्द का वाचक है, गुण शब्द का वाचक है क्या, आर्य। आर्य श्रेष्ठ अपने आप में जो है। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द जो वाचक है वो किसका है, गुण का है। किसका है, गुण का है। हाँ जी, नेक्स्ट 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें बताना है, 4 बातें हमसे पूछी गई हैं, उन 4 में से एक बात असत्य है, झूठी है, हमें उसे पहचानना है भी इस क्वेश्चन के माध्यम से। पढ़े, ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं की संख्या 33 है, वेदांगों की संख्या 6 है, ऋग्वेद 6 मंडलों में विभक्त है, चारों आश्रमों के विषय में प्राचीनतम उल्लेख जपालो उपनिषद में मिलता है। हाँ जी, बताइए इसमें जो सही आंसर है वो क्या रहेगा। हाँ जी, तो इसमें जो सही आंसर है वो ये है, क्योंकि ऋग्वेद में मंडल 6 नहीं है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, 10। जो 10वां मंडल है ये क्या है सर, सबसे बड़ा। ये क्या है, सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा हो गया दूसरा मंडल। कौन सा मंडल हो गया, दूसरा। सर आपने थोड़ी देर पहले ही बताया कि सबसे प्राचीन मंडल, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल 7वां। कौन सा है, 7वां। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तीसरा है, जो क्या है, असत्य है। क्योंकि ऋग्वेद कुल कितने मंडलों में विभक्त है, 10। और 1028 इसमें क्या है, सूक्त। तो सबसे बड़ा 10वां मंडल, सबसे छोटा दूसरा मंडल और सबसे प्राचीन 7वां मंडल। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा जी, क्यों नहीं रहेगा, पढ़ेंगे तो याद रहेगा भी। हाँ जी, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता परिषद संबंधित थी। क्या पूछा है हमसे, विधाता। इसका संबंध किससे है, राजनीतिक कार्यों से, धार्मिक कार्यों से, आर्थिक कार्यों से, शिक्षा से। हाँ जी, बताइए वैदिक काल के अंदर जो ये विधाता थे, यह विधाता जो परिषद थी, ये इसका मुख्य काम क्या था, इनका काम था धार्मिक कार्यों से। तो सही आंसर क्या रहेगा, दूसरा। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता वैदिक काल में एक धार्मिक कार्यों के क्या थी, संस्था थी। धार्मिक कार्यों के निपटारे करने के लिए धार्मिक कार्यों की क्या मानी जाती है, एक संस्था मानी जाती है। तो याद रहेगा, विधाता धार्मिक कार्यों से संबंधित है। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में 10 राज्य युद्ध लड़ा गया। तो बेहद इजी, सतुद्री, विपाशा, वितस्ता, पुरुषनी। हाँ जी, तो पुरुषनी नदी। कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था, पुरुषनी नदी, जिसे हम रावी नदी भी कहते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 4 नंबर रहेगा भी आपका। पुरुषनी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध हुआ। एक तरफ 5 अनार्य और एक तरफ 5 आर्य, सुदास और पुरु के राजा के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें राजा सुदास की क्या होती है, जीत होती है। तो याद रहेगा भी 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, अच्छा चलिए, इतने ही क्वेश्चन थे। प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। जय भारत, जय हिंद।